रेडियो के हम सफर। नमस्कार श्रोताओं, प्रोग्राम रेडियो के हम सफर में आप सभी का स्वागत है। ये तो हम सभी जानते हैं कि रेडियो और श्रोता का रिश्ता एक ऐसा जादुई रिश्ता होता है जो बिना किसी तस्वीर के सिर्फ आवाज के जरिए श्रोता की कल्पना में रंग भर देता है। इस रिश्ते के जरिए रेडियो और श्रोता दोनों ही एक अदृश्य डोर से आपस में बंधे होते हैं। कुछ ऐसे ही रिश्तों को संजोकर हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के प्रोग्राम रेडियो के हम सफर में। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको मिलवाते हैं रेडियो के बहुत पुराने और समर्पित बाबई खुर्द इटारसी के हमारे श्रोता श्री संदीप चिमानिया सचिन जी से। संदीप चिमानिया सचिन जी, आपका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हम आपसे आपका एक संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे। आज आपने मुझे याद किया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। मेरी उम्र लगभग 50 वर्ष होने को है जी। बाबई खुर्द जो कि इटारसी तहसील में है, वहाँ पर मैं 1995 से स्थायी रूप से रह रहा हूँ जी। इससे पहले अलग अलग जगहों में रहना हुआ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। वैसे हम पुरानी इटारसी के हैं, मगर बाबई खुर्द हमारी नानी का गाँव है। यहाँ पर आकर हम पापा जी के रिटायरमेंट के बाद स्थायी रूप से गए। तो वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? सर, मेरा खुद का एक न्यूज़पेपर है जो मैं पिछले 15 वर्षों से प्रकाशित कर रहा हूँ। अच्छा। और किराना, फोटोकॉपी और जनरल स्टोर्स की 2017 से दुकान भी डाल रखी है। अच्छा। और चूंकि आवाज के भी हम काम करते हैं, बहुत से स्टेज प्रोग्राम में एंकरिंग, मिमिक्री वगैरह करते रहे हैं। अच्छा। और जो प्रचार प्रसार के विज्ञापन हैं, उनमें भी आवाज देने का सौभाग्य समय समय पर प्राप्त होते रहता है। वाह भाई, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपका रेडियो से जुड़ाव कैसे हुआ? जब हम छत्तीसगढ़ के जटकनार में रहते थे तो घर पे एक बड़ा सा रेडियो हुआ करता था। अच्छा। और उस पीरियड में मैं लगभग 4वीं 5वीं पढ़ा करता था। अच्छा, बचपन की बात बता रहे हैं आप? जी जी जी। और उस रेडियो को चलाने के लिए एक बड़ा सा वो जाली वाला एंटीना आता था और रेडियो का लाइसेंस भी बनवाना पड़ता था। अच्छा। तब मनोरंजन के साधन कुछ और हुआ नहीं करते थे घर पे, बिल्कुल क्योंकि टेलीविजन उस दौर में बहुत कम लोगों के घर हुआ करते थे। वही सुनते सुनते बड़े हुए हैं, रेडियो सुनते सुनते। कब की बात कर रहे हैं आप? कौन से सन की बात कर रहे हैं? ये जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उस पीरियड की बात है। यानी कि ये 80 के दशक की बात है? जी, 83-83 के आसपास की बात है। अच्छा, यानी आप बचपन से ही रेडियो से जुड़े हैं, है ना? जी जी। तब से आप रेडियो सुन रहे हैं, तमाम तरह के प्रोग्राम्स आपने सुने होंगे, है ना? जी। और आपका आवाज की दुनिया की तरफ झुकाव भी इसी वजह से हुआ? जी जी। आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा जी। जब हम वारासिवनी बालाघाट में रहा करते थे, अखबारों में दूसरों के नाम आते थे तो मैं उन्हें ढूंढता था। अच्छा। फिर जब मैंने प्रयास किया और जब मेरे नाम आने लगे तो वो मुझे ढूंढने लगे। उस पीरियड में बालाघाट में शाम को दूरदर्शन भोपाल जब प्रारंभ नहीं हुआ था तो मुंबई दूरदर्शन आता था, शाम को मराठी आता था। और चैनल मतलब पकड़ते छोड़ते थे, तो मैं टेलीविजन पे जब ऐसा चैनल सर्च करता था तो अचानक मुझे रेडियो आकाशवाणी जो बालाघाट है उसकी आवाज टेलीविजन पर सुनाई दी। ऐसा हो जाता है। तो टेलीविजन पे सुनते सुनते मैंने बालाघाट में लेटर लिखना चालू किया। फिर रजत जी को मैंने जगत जी लिख दिया, तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों लिखा? तो मैंने कहा कि सर, मैं टेलीविजन पे आपकी जो आवाज आ रही है वो सुन के लेटर मैंने लिखा है, सर गलती हो गई। बोले आप अब FM खरीद कर सुना करें। तब से बालाघाट से चिट्ठियां लिखने का सिलसिला वारासिवनी में रहते हुए प्रारंभ हुआ और जो बाबई खुर्द में आके विशाल रूप में परिवर्तित हो गया। अच्छा, तो इस तरह रेडियो से आपका जुड़ा हुआ। आप रेडियो किस माध्यम से सुनते हैं? रेडियो से सुनते हैं या मोबाइल में सुनते हैं? या रेडियो से ही सुनते थे, लेकिन बच्चे लोग जब उसमें थोड़ा सा बटन तेजी से घुमा देते हैं तो उसका बैंड का जो धागा है वो तोड़ देते हैं। तो ऐसे मुझे बहुत बार नुकसानी झेलनी पड़ी। फिर अभी FM का जो डिब्बा एक आता है वो है। अच्छा। और जब थोड़ा सा बाहर जाना रहता है तो मोबाइल पे भी सुनते हैं, क्योंकि कई प्रोग्राम में जैसे अपन नियमित भाग लेते हैं तो उसको सुनना जरूरी रहता है। अब रेडियो को पकड़ के बैठेंगे तो घर पे ही रहना पड़ेगा, इसलिए फिर बाहर जाते हुए मोबाइल पर सुनना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रेडियो के प्रोग्राम जो हैं अब मोबाइल पर सुने जाते हैं। न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से तमाम तरह के चैनल्स, तमाम तरह के केंद्र उसमें सुने जाते हैं। तो रेडियो आपके काम पर किस तरह असर डालता है? रेडियो की सर एक बहुत अच्छी बात है कि मेरे ख्याल से तो वो किसी के काम पे असर नहीं डालता है, कि वो आपके आसपास चल रहा है तो वो अपना काम करता है और आप अपना काम करते रहिए। बस ध्यान अपने काम पर लगाइए और कान रेडियो पर।
इस तरह से वो किसी के काम पे तो कोई विशेष फर्क नहीं डालता है। आपके काम पर कैसा रेडियो प्रभाव से सर किया? मुझे बहुत सारी चीजें सीखने मिली। जब मैंने जटकनार की बात की तब अमीन सयानी साहब का प्रोग्राम अब भी आया करता था और बहुत से लोग उसमें खत लिखते थे। तब तो हम खत तक पहुंच नहीं पाए थे, मगर देखा था कि लोग लिखते थे। तो अमीन सयानी जी को भी मैंने मंच पे कॉपी किया है। अच्छा। जब छत्तीसगढ़ में रहते थे तब मतलब अमीन सयानी जी का जो पिनाका गीतमाला है वो चर्चा में था। उसके बाद यह कार्यक्रम नाम बदल बदल के भी आते रहा है। और अमीन सयानी जी का एक जो फेमस संवाद था बहनों और भाइयों, तो उन्हीं के अंदाज में मैं कहना चाहूंगा। बहनों भाइयों, अभी आप आकाशवाणी बैतूल पर सुन रहे हैं हमारे नियमित श्रोता संदीप चिमानिया सचिन की बातचीत। तो बहनों भाइयों, अगली पायदान पर बढ़ते हैं उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि इनके बाद एक श्रोता की बातचीत और आने वाली है, लेकिन उनका नाम हम अभी आपको नहीं बताएंगे बहनों और भाइयों। वाह भाई सचिन जी, क्या बात है। तो इस तरह से रेडियो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित तो करता है। जी हाँ। रेडियो आपके आसपास के माहौल में कैसा प्रभाव डालता है? आसपास के माहौल में ये है कि जैसे जो भी लोग सुनते हैं तो उन्हें तो मतलब शिक्षाप्रद बातें मिलती हैं। किसान यदि सुनते हैं तो खेती किसानी की बातें उन तक पहुंचती है, और गर्भवती महिलाएं वगैरह सुनती हैं तो उन्हें बच्चों का लालन पालन कैसे करना इस संबंध में जानकारी मिलती है। और जब भी स्कूल खुलते हैं तो इस तरह के प्रोग्राम भी आते हैं कि बच्चों को किस तरह से स्कूल भेजना है, क्या उन्हें बनाकर देना है, क्या बनाकर नहीं देना है, बारिश में किस तरह से पानी को उबाल कर पीना है। इस तरह की बहुत सारी जानकारी रेडियो पर आते रहती है। और रेडियो एक सस्ता और सुलभ साधन है। मान लीजिए लाइट नहीं है तो सेल या बैटरी के जरिए भी रेडियो सुन सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने संदीप जी। रेडियो के बारे में तो कहना चाहूंगा कि रेडियो केवल एक माध्यम नहीं है बल्कि भावनाओं की आवाज है। यह बिना दिखे दिलों को जोड़ता है, दूरियों को मिटाता है और शब्दों में अपनापन घोल देता है। जहाँ टीवी की चमक थम जाती है वहाँ रेडियो की आवाज आज भी तक पहुँचती है। सादगी, संवेदना और संस्कृति का सबसे जीवंत साथी है रेडियो। वाह भाई, बहुत अच्छा लिखा है आपने संदीप जी। संदीप जी, यहाँ हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि रेडियो में और दूसरे मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले क्या भिन्नता है? रेडियो में यही अच्छी बात है कि ये सस्ता, सुलभ और बिल्कुल आसानी से उपलब्ध है। दूसरे जो साधन है उनमें चीजें सही आ रही है या नहीं आ रही है ये थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, मगर रेडियो में जो चीजें आती है बिल्कुल छन कर आती है, अगर सही शब्दों में कहें तो। बिल्कुल। इंटरनेट में इन दिनों जो है फेक न्यूज की भरमार है, मगर रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसमें विश्वसनीयता भी है, सटीकता भी है। जी। आज के युग में रेडियो सुनना क्यों जरूरी है आपकी नजर में? यदि आप अपनी जानकारी को अपडेट रखना चाहते हैं तो रेडियो से आपको जुड़े रहना पड़ेगा। ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आप सुनना पसंद करते हैं? मुझे सर ज्यादातर लाइव फोन इन प्रोग्राम पसंद है और रिकॉर्डेड भी होते हैं, लेकिन लाइव ज्यादा पसंद है कि उसमें आप सीधे कॉल करके बात कर सकते हैं। हाँ, और पत्र वाले प्रोग्राम का तो जवाब नहीं, लेकिन अब बहुत से केंद्रों पर पत्र वाले प्रोग्राम बचे नहीं हैं। नहीं तो आप मानेंगे कि एक दिन में मैंने लगभग 100 से ऊपर तक चिट्ठियां लिखी है, और अब तो खैर सारे साधन उपलब्ध हैं। 10-10 किलोमीटर साइकिल से जाकर मैंने पत्र पोस्ट किए। यानी आप। और रेडियो ने मुझे इतनी पहचान दी है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरी शादी में रिश्तेदारों से ज्यादा रेडियो श्रोता आए थे। यहाँ तक कि रेडियो पर आने वाले ज्योतिष और जो अनाउंसर हैं ये सभी मेरी शादी में शिरकत किए हुए थे। यानी रेडियो की दुनिया के लोगों से आपका बहुत अच्छा रिश्ता है। आज भी कई लोग, जैसे 5 लोगों को यदि मैं अपना नाम बताता हूँ तो 3 मुझसे कहते हैं कि आपको हम जानते हैं, लेकिन सूरत आज पहली बार देखी। वाह भाई। फोन इन प्रोग्राम्स में भी आपने हिस्सा लिया होगा? बहुत लिया सर। दिल्ली में लिया, भोपाल आकाशवाणी, विविध भारती, इंदौर, बालाघाट जैसे बहुत सारे केंद्रों पर लिया। और जो बात पते की कार्यक्रम जो आता था लाइव प्रसारित होता था, प्रायोजित कार्यक्रम बात पते की, जी, इसकी बात इतनी अच्छी थी कि इसमें हम लोग बिल्कुल भाग लिया ही करते थे। और इसमें जो डॉक्टर्स आया करते थे वो नमस्कार सुनते ही मेरा नाम बोल देते थे। जब बात पते की प्रोग्राम पर आधारित एक मीटिंग हबीबगंज में रखी गई थी तो सभी डॉक्टर्स के बीच एकमात्र श्रोता जो था वो मैं ही उपलब्ध था वहाँ पर। अच्छा, आपने बात पते की प्रोग्राम की बात की, और ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो आपको याद है? विविध भारती भोपाल से तो एक जो फोन करने वाला एक है हेलो एफएम, ये बहुत पॉपुलर है।
इसी तरह से इंदौर बैतूल से जो युवाणी वगैरह आते हैं, ये भी बहुत अच्छे प्रोग्राम है, जानकारी परक है। और इनमें कई बार कई केंद्रों से जो लाइव फोन इन आते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है कि तुरंत आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। बैतूल एफएम के बारे में कहना चाहूंगा जी। सतपुड़ा की वादियों से गूंजे मधुरतान, सतपुड़ा की वादियों से गूंजे मधुरतान, आकाशवाणी बैतूल बढ़ाए संस्कृति की शान, लोक धुन गीत और शब्दों का सुंदर श्रृंगार, हर दिल में जगाए अपनेपन का प्यार। वाह भाई संदीप जी, क्या बात है। बैतूल में हेलो एफएम, संडे स्पेशल, किसान वाणी, लोक संगीत जो आदिवासी लोकगीत इत्यादि, और समाचार बुलेटिन तो आपका काबिले तारीफ है ही, युवाणी मनभावन, और एक यह एक प्रोग्राम जिसमें अभी आपसे बातचीत चल रही है। जी बिल्कुल, रेडियो के हम सफर। तो इस तरह के प्रोग्राम्स आपको पसंद है? रेडियो में और किस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए आपकी नजर में? जी, रेडियो में मतलब ज्यादातर प्रोग्राम ऐसे हो जो श्रोताओं को किसी न किसी तरह तरीके से जोड़ कर रखें, अर्थात या तो उनसे एसएमएस मंगाएं या फोन कॉल्स मंगाएं या पत्र मंगाएं, तो श्रोता इसको सुनता है और चार लोगों को और जोड़ता है कि भाई इसको आप सुनिए और इसमें आपकी भागीदारी होगी। जाते जाते आपकी पसंद का गाना जरूर होना चाहिए एक। ओल्ड इज गोल्ड और जो लव सॉन्ग हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए, प्यार झुकता नहीं फिल्म का गीत सुनना चाहूंगा, तुमसे मिलकर न जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। अच्छा। और इस फिल्म की एक अलग ही बात थी कि एक बार देखने के बाद मन नहीं भरता। श्रोताओं, टेलीविजन और इंटरनेट के इस युग में भी रेडियो ने अपनी प्रासंगिकता और जादुई नाता बनाए रखा है। अपने कार्यक्रमों के जरिए रेडियो आज भी सभी को एक मंच पर जोड़ता है। रेडियो के हम सफर प्रोग्राम में हमारी अगली प्रतिभागी श्रोता हैं जबलपुर की श्रीमती नंदिता ठाकुर अरोड़ा जी। नंदिता जी, आज के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब सबसे पहले आपका एक छोटा सा परिचय हम जानना चाहेंगे। जी, मैं नंदिता ठाकुर अरोड़ा अभी जबलपुर में हूँ। मेरा होम टाउन वैसे विदिशा है। अच्छा। 96 में मेरी मैरिज हो गई, फिर मैं अपने हस्बैंड मेरे रेलवे में है। एक बिटिया है प्यारी सी जो अब जॉब कर रही है बेंगलोर में। आपका जुड़ाव रेडियो से कैसे हुआ ये बताते चलिए। मैं जिस मतलब एज में हूँ 45 प्लस में, तो जब हम छोटे थे स्कूल टाइमिंग तो जो था हमारा, तो उस समय केवल रेडियो ही था जो सबके एंटरटेनमेंट का एक साधन था। हर घर में रेडियो बजता था, हर घर में विविध भारती, हर घर में फरमाइशी गीत, जो सवेरे सुबह से म्यूजिक शुरू होके जो भक्ति संगीत का कार्यक्रम 6 बजे से शुरू होता था। स्कूल टाइमिंग रहता था तो मम्मी उसको लगा देती थी ताकि टाइम पता चले। मम्मी टीचर थी मेरी, हम लोग साथ में स्कूल जाते थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है, 4th 5th में भी थी तो पहले तो मेरे मतलब जो क्वार्टर्स थे तो बाहर वो छोटे से तखत रहते थे, आंगन जो कच्चे आंगन रहते थे, तो उनमें मैं बिल्कुल रेडियो लगा के ही बैठती थी। तो बचपन से ही मैं सुनती आ रही हूँ। मेरे मामा को बहुत शौक था, तो मतलब पेरेंटल और हेरिडिटी में ही है म्यूजिक सुनना, रेडियो सुनना। अच्छा। तो वो इतना पुराना मेरा शौक है और वो आज इतनी सारी चीजें नई आ गई हैं, लेकिन जो आराम से सुनते हैं, जो पुराने संगीत, पुराने रफी जी के, किशोरदा के, लता जी के जो आनंद आता है। रेडियो में और दूसरे मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले में बहुत सारी भिन्नताएं हैं। आपकी नजर में क्या भिन्नताएं हैं? जी बिल्कुल, भिन्नताएं बहुत हैं। जो नया एफएम आया है उसमें एकदम से बहुत सारे चेंजेस हैं, बट ये जैसे थोड़ा एकदम सूथिंग लगता है, बिल्कुल रिलैक्स में जाते हैं, रिलैक्स में सुनते हैं, धीरे धीरे सारी चीजें होती हैं। और इतना इतना पुराना है तो वो एक लाइन आती है ना, ओल्ड इज गोल्ड, तो वो हमारे विविध भारती के साथ बिल्कुल मैच करती है। 90 इयर्स हो गए हैं उसको, और आप सोचिए इतना मीडिया एडवांस होने के बाद भी वो बराबर टक्कर दे रहा है हमारे मीडिया को, रेडियो। बिल्कुल। तो ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं नंदिता जी जो आपको? जी, मेरे को तो लगभग सभी हैं, मतलब मोस्टली मैं किचन में भी जब रहती हूँ तो मेरा चलता ही रहता है आफ्टरनून के भी प्रोग्राम। सुबह बताइए 6 बजे से शुरू होता है, तो उसमें जो भक्ति धारा आती है, फिर उसके बाद रामचरितमानस का जो दोहे के पूरा उसका रहता है, फिर चिंतन। ये बहुत अच्छा, मतलब सुबह से जो उसको लगा के हम भक्ति संगीत से अपने घर में पॉजिटिव वाइब्स भेजते हैं रेडियो के जरिए।
एक अलग ही माहौल बन जाता है घर में। फिर लोक संगीत का कार्यक्रम है जो हमें डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोक संगीत जो आजकल बहुत छुप गए हैं, आप एफएम पे कभी नहीं सुनोगे। ये कार्यक्रम ऐसा है जो हमें अपनी कल्चर से, अपनी मिट्टी से, अपनी संस्कृति से जोड़ता है। बिल्कुल। अलग अलग जगह के लोक संगीत और उनका रिदम, उनका म्यूजिक बहुत डिफरेंट रहता है। बिल्कुल। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपने पुराने गीत जो आते हैं समाचार के बाद, समाचार तो अल्टीमेट रहते हैं उसके। और इवन मैंने पीएससी की तैयारी करी थी तो मैं स्पेशली वो लगा के उसको नोट डाउन करती थी, क्योंकि मेरा, ताकि उसमें पीएससी में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो मतलब मेरे एक सीनियर ने मुझे बोला था तुम स्पेशली जो रात का न्यूज और सुबह का न्यूज रहता है वो सब जरूर नोट डाउन करा करो। अच्छा। तो फरमाइशी गीत का कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद है। अपना महिला जगत जो सवेरे 10:30 से आता है, और उसी के महिला जगत के कार्यक्रम में मेरा एक इंटरव्यू हुआ था। अच्छा। जो मैंने दिया था ममता जी को। उसमें था उनका कि आप अपने हॉबीज को कैसे अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। अच्छा। और बहुत अच्छा रहा वो कार्यक्रम। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने एक टॉकर की भूमिका निभाई रेडियो में। अच्छा, इसके अलावा कभी रेडियो में पत्र लिखा या फोन इन प्रोग्राम्स में या किसी और प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया? मैं फरमाइशी गीतों में अपना कॉल जरूर करती थी, तो मेरा 1-2 बार लगा भी। बाकी इतने सारे क्यू रहते हैं उसमें, मैं ट्राई करती रहती थी। और पत्र का तो, पत्र लिखने का मेरे दिमाग में कभी आया नहीं, मैं फोन ही लगाती थी ऑलवेज। फोन 1-2 बार मेरे कनेक्ट हुए, मेरे फरमाइशी गीत भी उसमें चले। अब ये बताते चलिए कि रेडियो आपके काम पर किस तरह असर करता है या किस तरह प्रभावित करता है? रेडियो तो मतलब अपना जो मूड है ना, मूड स्विंग कर देता है। जैसे मेरे को म्यूजिक का बहुत शौक है, मैं कभी कभी टेंस होती हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में कि मूड अच्छा नहीं है, खराब हो रहा है, रेडियो लगा लो। उसमें जो सखी सहेली की जो बातें होती हैं और जो चीजें उसमें बताई जाती है, तो वो सुनने में जो माइंड डाइवर्ट होता है, तो उससे ना हम अपनी टेंशन या उस समय जो चिड़चिड़ापन या जो भी परेशानी दिमाग में थी वो हमारी सॉर्ट हो जाती है। तो रेडियो तो बहुत कनेक्ट करता है, बिल्कुल दिल को छूने वाला है रेडियो। बड़ी अच्छी बात कही आपने। नंदिता जी, आपके आसपास रेडियो के प्रति कैसा माहौल है, क्या माहौल है? सुनते हैं, कई लोग सुनते हैं बहुत सारे। और स्पेशली मेरे हस्बैंड तो कार में बैठते से ही वो विविध भारती 102 जो यहाँ है, वो पूरा जबलपुर में जो चलता है, वो उनके पूरा टाइम सुनते हैं वो। और संडे को एक प्रोग्राम उसमें रात में आता है गजल्स पे, अलग अलग कलाकारों की गजल का प्रोग्राम भी आता है उसमें, तो वो भी वो जरूर सुनते हैं। गजल मुझे भी अच्छी लगती है, और वो तो बिल्कुल किशोर दा के और उनके फैन हैं, तो उनको उनका सबसे फेवरेट अपना रेडियो ही है। वाह भाई। रेडियो में कई तरह के प्रोग्राम्स प्रसारित होते हैं, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, कला संबंधी, विज्ञान, कृषि, यहाँ तक कि जीवन शैली संबंधित कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। रेडियो में और किस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए? ये तो सारे प्रोग्राम देखिए बहुत है। मैं चाहूंगी कि रेडियो में एक जरूर प्रोग्राम आए। मेरे हिसाब से अभी जो माहौल बन गया है कोरोना के बाद, मैं ये चाहूंगी कि एक ऐसा कार्यक्रम जो मेडिटेशन की जानकारी हमें दे, युवाओं तक, बच्चों तक पहुंचाए। क्योंकि अभी मैंने कुछ सालों में ये महसूस किया है कि मुझे मेरी छोटी छोटी चीजें मेडिटेशन करने के बाद बहुत आराम मिला है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो मेडिटेशन कराते हैं, इससे उन्होंने मेडिटेशन का साइंस और हमारी बॉडी के साइंस को जिस तरह से कनेक्ट किया है वो अल्टीमेट है। अच्छा। तो मैं चाहूंगी कि एक कार्यक्रम रेडियो में ये स्टार्ट हो, स्पेशली बच्चों के लिए 9th से 12th तक के, क्योंकि वो उनकी ऐसा फेज रहता है उनकी लाइफ का कि ना वो पूरे बड़े होते हैं ना पूरे बच्चे रहते हैं। तो मैं यही चाहूंगी, और मेरी स्पेशली गुजारिश है रेडियो से कि ये कार्यक्रम जरूर शुरू करें। अच्छा, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। नंदिता जी, आपने नए युग की बात की। आज के डिजिटल युग में जहां व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, रेडियो कहीं पिछड़ तो नहीं गया? नहीं, रेडियो अगर पिछड़ता तो मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे रही होती। 90 साल बहुत लॉन्ग पीरियड है। ये तो अभी अभी के आए हुए हैं सारे बच्चे बोलना चाहिए रेडियो के सामने। मतलब बोलते हैं ना, जो तजुर्बा होता है, तजुर्बा ज्यादा असरदार होता है। घर के बुजुर्ग होते हैं, उनका जो तजुर्बा रहता है उसको नई टेक्नोलॉजी के साथ मिला के और आगे बढ़ते हैं। तो रेडियो हमारा एक अलग ही प्लेटफॉर्म है, सबको मौके देता है और बहुत सारी बातों पे वो चर्चा करता है, तो वो अल्टीमेट है वो। साथ ही साथ आज के दौर में इंटरनेट पर फेक न्यूज की भरमार है, मगर आकाशवाणी समाचार या दूसरे तरह के प्रोग्राम जो हैं अपनी विश्वसनीयता और सटीकता के लिए
मानी जाती है। आने वाले दिनों में रेडियो का भविष्य कैसा देखती हैं आप? मैं तो आने वाले दिनों में यही चाहूंगी कि रेडियो हमारा इसी तरह आगे बढ़ता रहे और हम इसी तरह उसको एंजॉय करते रहें। रेडियो को मैं ऑलवेज चाहूंगी अपनी लाइफ में। और गाने पसंद करती हैं आप? जी बहुत बहुत ज्यादा, मुझे म्यूजिक बहुत, और मुझे नए म्यूजिक बहुत पसंद है। शूटिंग जो लविंग रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो आज आपकी पसंद का कौन सा गाना होगा इस प्रोग्राम में? मैं 12th में थी तब मुझे कयामत से कयामत तक मूवी के गाने बहुत पसंद थे। मैंने 2 कैसेट्स उस समय खत्म करे थे सुन के, खराब कर दिए थे फिर नए। तो उस मूवी का कोई भी गाना बजा दीजिए आप। बिल्कुल, आपको रोमांटिक गाने बहुत पसंद है जी। इस फिल्म का एक श्रोताओं, रेडियो और श्रोता का नाता आवाज और विश्वास का नाता है, जो वक्त बदलने के बाद भी आज तक कमजोर नहीं हुआ। रेडियो के हमसफर प्रोग्राम के अंत में चलिए मिलते हैं हमारे बैतूल के व्यवसायी श्रोता श्री अभिषेक बाथरी जी से, और इनसे बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी ममता। अभिषेक जी नमस्कार। जी नमस्ते ममता जी। सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी बैतूल का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं बल्कि मुझे अपनी यादों और भावनाओं को बताने का एक माध्यम मिला है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। यहाँ पर हम शॉप पर देख रहे हैं कि रेडियो लगा हुआ है, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आप रेडियो से कैसे जुड़े और क्या अनुभव रहा आपका रेडियो से जुड़ने का? जी एक्चुअली मतलब ये मान के चलिए कि इससे मेरा जुड़ाव बचपन से रहा है और अभी इस समय ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे दिनचर्या का एक हिस्सा है। मेरा जो पूरा बचपन है जब छोटे से बड़े हुए हैं, तो ये मान के चलिए कि इससे हमारा जुड़ाव हमारे फैमिली से आप बोल सकते हैं। जी। फादर को बहुत ज्यादा पसंद था रेडियो सुनना। हम उस समय बहुत छोटे थे, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रेडियो साउंड क्वालिटी के हिसाब से वो उसको चेंज करते चले गए जी। उनके माध्यम से हमारा जो जुड़ाव हुआ है, तो वो जुड़ाव हमारा अभी तक के रहा है। और अब ऐसा है कि हमें उस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया है कि यार नहीं, अब ऐसा लगता है कि यार रेडियो नहीं सुना तो कुछ ऐसा अधूरापन सा लगता है कि यार कुछ काम एक जो है वो पेंडिंग रह गया है। तो रेडियो से जुड़ी कोई ऐसी बात या कोई ऐसा वाकया है बचपन का? मेरे यहाँ जो फादर हैं वो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, अब तो खैर रिटायर हो गए हैं वो। और मेरे दादाजी जो हैं वो भी शिक्षक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि उन लोगों का थोड़ा सा इसमें जुड़ाव ज्यादा था। अच्छा, जानकारियां हैं, समाचार है। अब उस समय की अगर बात करें, जैसे मेरे दादाजी के समय की अगर बात करें, तो उस समय सिर्फ रेडियो ही एक माध्यम ऐसा था जिससे सारी जानकारी मिल जाया करती थी। और कुल मिला के एक विश्वास भी था मतलब लोगों का कि यार इसमें जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं मतलब सटीक है, सही है। शायद उन सारी जानकारियों से लोग अपने आप को अपडेट भी रख पाते थे। और कुछ ऐसा था कि उस समय में जो विद्यार्थी थे, लाइक उस समय जो जानकारियां स्टूडेंट लाइफ में अगर देखा जाए तो उसमें स्टूडेंट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन जो होती थी ज्यादातर जो है वो हमको रेडियो से ही उपलब्ध हो पाती थी। अभिषेक जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके पापा सुना करते थे, आपके घर में आपकी दादी दादा सभी सुना करते थे, तो क्या यही वजह रही कि आप भी रेडियो से आज तक जुड़े हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना चाहेंगे और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मतलब ये जुड़ाव जो है मेरा बचपन से जो और इसमें जो आप लोग के जो प्रोग्राम्स जो आते हैं मतलब कहीं ना कहीं बड़े अच्छे लगते हैं। मतलब उसमें जो बीच में गाने हैं, कुछ जानकारियां रहती हैं, कुछ महिलाओं के लिए कृषि से रिलेटेड जो भी आपके प्रोग्राम्स जो चलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये है कि वो सुनने में बड़ा आनंद मिलता है, आनंद आता है। हाँ। हम लोग जब छोटे थे तो पापा जैसे कभी वो रेडियो लेके आते थे, तो उसमें एक पीछे रेडियो में एक तार रहती थी, तो वो उसको एक्सटेंड करना होता था, क्योंकि अच्छा। उसमें कई बार ये रहता था कि हम जब उसको चालू करते थे तो उसमें वॉइस फ्रीक्वेंसीज जो मैच करते थे तो वॉइस डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा होती थी। तो उसमें एक लंबी तार हुआ करती थी, उसको सेट करना, पूरा जो इंसिडेंट जो हुआ करता था वो बड़ा रोचक हुआ करता था कि उसको सेट करना, तार को अलग अलग जगह पे मिलाना, तो बहुत मतलब आनंदमय था वो। और वो मतलब वो मेरा जुड़ाव शायद उससे ज्यादा रहा, एक इंटरेस्ट बना रहा। तो कहीं ना कहीं वो चीज एक जो है वो मेरे दिमाग में ज्यादा बैठ गई। अब तो ऐसा है कि देखिए अब डिजिटलाइज हो गया है, सब चीजें हैं, तो आप अब ऑटोमेटिकली उसको सर्च करते हैं, आपके चैनल सर्च हो जाते हैं। पर वो उस टाइम में जो ट्यून करना एक जो होता था, एक बड़ा सा स्क्रॉल करके उसको जो मिलाते थे चैनल से, तो वो बहुत मजेदार हुआ करता था।
अब तो खैर वो समय चला गया, वो उतना हम उसको हम याद ही कर सकते हैं, बाकी अब तो बहुत आसान हो गया रेडियो सुनना। जी न्यूज ऑन AIR ऐप पे भी सुन सकते हैं और आप 103.1 मेगाहर्ट्ज पर भी बैतूल आकाशवाणी इजीली सुन सकते हैं। जी हमारे श्रोताओं को बताएं कि आप करते क्या हैं। जी, मेरा व्यापार है और आप ये मान के चलिए कि मेरी जो दिनचर्या, जैसे अगर मैं सुबह उठता हूँ तो मतलब मेरा सबसे पहला काम ये है कि मैंने रेडियो ऑन किया और अपना जो मेरा काम रहता है वो धीरे धीरे पैरेलली चलते रहता है। जी। जो आकाशवाणी की जो शुरुआत है, आपका प्रोग्राम जो आता है, उद्घोषणा जो होती है वंदे मातरम की, तो उसी से हमारा मतलब काम जो है वो शुरुआत हो जाती है। तो फिर उसके बाद आपका रामचरितमानस का जो गान है, जी, धर्म से जुड़े हुए हो, थोड़ी मेरी आस्था भी भगवान में ज्यादा है, तो वो सुनने के बाद भी और मुझे थोड़ा सा मतलब ये बोलना चाहिए कि थोड़ा एनर्जी मिल जाता है। बस उसी को सुनते हुए 11 बज जाते हैं और बस 11 बजे मेरा आने का समय हो जाता है और बस वही सुनते सुनते मैं दुकान आ जाता हूँ। यानी अभिषेक जी, रेडियो के साथ ही आपकी भी लाइफ चलते रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं रेडियो पर? वैसे तो सारे ही प्रोग्राम जो हैं सुनता ही हूँ मैं, क्योंकि रेडियो चलता ही रहता है तो सारे प्रोग्राम कवर हो ही जाते हैं। महिला जगत वाला है आपका जो प्रोग्राम, वो भी बहुत अच्छा लगता है। युगवाणी है, किसान भाइयों के लिए जो आप लोग प्रोग्राम जो देते हैं शाम के 7 बजे के आसपास जो आता है। आपका बच्चों से जो रिलेटेड जो प्रोग्राम है, जो आपके शायद रविवार के दिन जो चलते हैं, जी, रविवार सुबह आता है, सुबह वो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है उसको सुनना। और वो हर रविवार जो है बच्चों के लिए आता है, उसमें बच्चों से रिलेटेड जो आप इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप अपनी रेडियो की यात्रा के बारे में हमें कुछ ऐसा अनुभव बताना चाहेंगे? कोई ऐसी बात है जो आपको अच्छी लगी हो? मुझे संगीत से बहुत लगाव रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि मुझे आपके जो संगीत से जुड़े प्रोग्राम है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसमें फरमाइशी कार्यक्रम भी आता है, जैसे सुबह अगर आप सुनते हैं, शाम में सुनते हैं, तो फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम भी आता है। तो कभी आपने फरमाइश भेजी है और शामिल हुई है? फरमाइश भेजी है मैंने और फरमाइश भी मेरी पूरी हुई है। और मैं तो अभी ये चाहूंगा कि अगर मेरी अभी आप एक फरमाइश और पूरी कर दे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। जी बिल्कुल, हम आपकी फरमाइश पूरी जरूर करेंगे, लेकिन हम आपसे रेडियो के बारे में जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के 90 सुनहरे साल जी पूरे हो चुके हैं, तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं से? मैं श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि आप आकाशवाणी से जुड़े रहें, क्योंकि इसमें बहुत सारी हमारी संस्कृति है, ज्ञान की जो बातें हैं, जो विषयवार जो चर्चाएं होती हैं, तो इसमें बहुत सारी जो चीज़ें ऐसी है जो सटीक होती हैं, हमारे दैनिक जीवन में भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। चाहे किसानों की बात कर लें या महिलाओं की बात कर लें, तो महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा माध्यम है। अब तो खैर ऐसा है कि जैसे गवर्नमेंट भी जो स्कीम्स है वो सारे जो हैं आपको आकाशवाणी में अपडेट हो जाता है। जी। बहुत सारी जगह जहाँ पे ये सारी चीजें नहीं पहुँच पाती हैं, तो आकाशवाणी के माध्यम से ये ऐसे स्थानों पर पहुँच सकती हैं जहाँ पे कुछ चीजों का अभाव है। अब जैसे मैं अपने जिले की बात करूं तो हमारा जो जिला है वो आदिवासी जिला है। बिल्कुल सही कहा कि हमारा बैतूल जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है और रेडियो उनके लिए एक ऐसा माध्यम है जो उन तक बहुत सारी जानकारी पहुंच पाती है। कई छोटे छोटे गांव हैं जिसमें बच्चे हैं जो अपने पढ़ने में इच्छुक हैं, मगर कुछ जानकारी के अभाव से नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। कुछ काम करना चाहती हैं महिलाएं, शायद उनको इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिल पा रही है, इस वजह से वो अपना काम को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। कुछ नौजवान है जो कुछ करना चाहते हैं, मगर जैसे कुछ चीजों के अभाव के कारण वो नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों का एक जो निष्कर्ष है वो ये है कि वो शायद कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव होता है। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है आगे भी कि इससे हमें एक सही इन्फॉर्मेशन मिले। वैसे भी चीजें जो है वो अपडेट हो रही हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आकाशवाणी के माध्यम से उनको पता चलता है। वाकई में रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम अपने युवा वर्ग कह लीजिए या हमारी बहनों के लिए जानकारी पहुंच जाती है। जी जी। शुरू में आपसे बातचीत कर रहे थे तो आपने बताया था कि आप गीत भी सुनते हैं, कई बार आपने फरमाइश भी की है, तो किस तरह के गीत सुनना आपको पसंद है? संगीत तो ऐसा है कि सारे जितने भी सिंगर्स हैं, मोहम्मद रफी जी हैं, मुकेश जी हैं,
इन लोगों के सभी के गाने, किशोर कुमार जी हैं, इनके सभी के गाने मुझे सुनना बहुत पसंद है। और मेरा जो चॉइस है, मेरे यहाँ फादर का चॉइस लगभग सेम है। तो आशा जी के गाने हैं, लता जी के गाने हैं, तो ये सभी के गाने सुनना मुझे बहुत पसंद है। वैसे अभी फिलहाल मैं जो मेरी पसंद का एक जो गाना है जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है जी, किशोर कुमार जी का एक गाना है फिल्म शराबी का, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह है। तो अगर आप वो मुझे गाना सुना देंगे तो मेरी रेडियो के हम सफर।